नमस्कार। हिंदुस्तान पोस्ट के इस बहुत ही विशेष कार्यक्रम और नमस्ते हिंदुस्तान में आप सबका स्वागत है। मैं हूं महेश सिंह और आज हम बहुत ही खास विषय पर, बहुत ही विशेष विषय पर बात करने जा रहे हैं। वो विषय है बिहार चुनाव का। बिहार चुनाव की जो है काउंटडाउन शुरू है और जल्द ही परिणाम आ जाएंगे 14 तारीख को मतगणना के साथ में। फिलहाल प्रथम चरण का चुनाव 6 नवंबर को मतदान हो चुके हैं और काफी बम्पर मतदान हुए। करीब करीब 65% मतदान होना मतलब ऐतिहासिक है। और इस बारे में हम बात करने के लिए हमारे साथ दिल्ली से जुड़ रहे हैं, जो हाल ही में बिहार के चुनाव को कवर करके वापस लौटे हैं, हमारे दिल्ली के ब्यूरो नरेश वत्स जी। नरेश जी, आप बिहार होकर के आए हैं और वहाँ के आपने पूरे चुनाव किस तरह से वहाँ पर जो है चुनाव प्रचार चला, आप देख कर के आए हैं। प्रथम चरण का मतदान हो चुका है, करीब करीब 65% मतदान होना किस बात की ओर इशारा करता है? सबसे पहले हिंदुस्तान पोस्ट के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। जैसा महेश जी आपने कहा कि जिस तरह का मतदान हुआ है, बम्पर वोटिंग हुई है, उससे समझा जा सकता है कि बिहार जो है लोकतंत्र के इस पर्व को लेकर बड़ी गर्मजोशी के साथ उसने वोट दिया है। और जी जिस तरह से बिहार में खास बात अगर हमने देखने लगा है कि जो बिहार की राजनीति है वो लगातार बदल रही है। जैसे ही हम बिहार में पटना एयरपोर्ट पर जाते हैं तो वह देखते हैं कि वहां पर एयरपोर्ट का पूरा नजारा जो है वो बदला हुआ है। और अगर आप फिर आगे निकलते हैं बिहार की तरफ तो फिर जो सड़कें हैं वो दिखा रही हैं कि बिहार वाकई बदल रहा है। और चुनाव में जिस तरह से मुद्दा लगातार उठाया जा रहा है, उससे भी लगता है कि इस बार जो बिहार का जो मतदाता है वो इस बार वही आवाज कर रहा है कि नीतीश और एनडीए सरकार जो है वो बढ़त बनाई हुई है। हालांकि ये जो प्रतिशत मतदान का बढ़ा है, इसको लेकर दो तरह के कयास लगाए जाते हैं। अगर परंपरागत रूप से देखा जाए तो इसको हम एक सत्ता विरोधी लहर के रूप में देखते हैं, लेकिन हिंदुस्तान पोस्ट ने जो बिहार के मतदाताओं से बात की है, किसी ने भी नीतीश कुमार को लेकर या एनडीए को लेकर कोई भी एंटी इनकम्बेंसी की बात नहीं की है। और नरेश जी, ये बात ऐसा 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 कहा जाता है कि चुनाव से पहले एंटी इनकम्बेंसी बड़ा फैक्टर होता है। ज्यादातर चुनाव में देखा गया है कि जो सत्ताधारी पार्टियां हैं उसके अगेंस्ट एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर बहुत काम करता है। लेकिन बिहार में ऐसी बात कही जा रही है, आपने खुद अनुभव किया होगा, देखा होगा कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर वहां पे है ही नहीं, प्रो इनकम्बेंसी फैक्टर है। तो क्या अब ये कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जो सरकार, नीतीश सरकार या एनडीए सरकार के विरोध में जाए बिहार में? क्या कहेंगे आप? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा है कि बिहार की राजनीति जिस दिशा से आगे बढ़ रही है उसमें जो सुशासन है वो एक बड़ा मुद्दा बना है। जंगल राज और सुशासन की जो एक दो धाराएं हैं वो लगातार हो रही हैं। और ये भी देखने में आ रहा है कि जो 20 साल से जो इन्वेस्टमेंट नीतीश कुमार ने किया था महिलाओं के कल्याण को लेकर या दूसरे वर्गों के लेकर, वो अब फसल जो है वो काटने का समय आ गया है। और ये महिलाएं खुलकर कहती हैं कि चाहे उनको साइकिल देने की बात है, चाहे वो उनकी पढ़ाई लिखाई की बात है, जीविका की बात है, तो कहीं से भी विरोध देखने को नहीं मिला है। और जिस तरह का एक नया फैक्टर अगर हम देखें वो आ रहा है, जो आरजेडी है, जो एक माई समीकरण जिसमें मुस्लिम और यादव समीकरण की बात जी लगातार कही जा रही है, वो मुसलमान जो है कहीं ना कहीं आरजेडी से छिटकता हुआ दिख रहा है। और उसकी जी वजह भी है क्योंकि जिस तरह से आरजेडी ने टिकटों का बंटवारा किया है उसमें कम प्रतिनिधित्व जो है वो मुसलमानों को मिला है। और कांग्रेस के लिए तो मैं महेश जी अभी कहूंगा कि जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं रेवंत रेड्डी, उनका जी एक जी बयान आया है जिसमें हाँ उन्होंने
कहा है कि कांग्रेस ही मुस्लिम है और मुस्लिम ही कांग्रेस है। यानी कि जो जी, तुष्टीकरण की जो राजनीति है कांग्रेस की, जिसको सारी हदें बार पार बार कर दी। बिल्कुल, बिल्कुल। जिसको लेकिन बार बार हम उसका नुकसान उठाना पड़ हुँ, रहा है, वो बयान दिया है। तो आज लगता यह है हम कि शायद कांग्रेस के नेता ही कांग्रेस की जो हार की सुपारी लिए बैठे हैं। जी, तो हम ये जानना चाहेंगे, अपने दर्शकों को ये बताना चाहेंगे कि माई फैक्टर जो है मुसलमान यादव फैक्टर बिहार में बहुत ही प्रभावी रहता है हर हर वर्ष, हर चुनाव में। लेकिन इस बार गड़बड़ हो सकता है, तो मुसलमानों के वोट किसको मिल सकते हैं नरेश जी इस बार? देखिए कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। बिहार का जो मुसलमान है, उसका ये कहना है कि 75 साल तक हमने सभी राजनीतिक दलों की जी हजूरी की है, उनका झंडा उठाया है, लेकिन जी, अभी तक वो सियासत में अपना मुकाम नहीं हासिल कर पाए हैं। ऐसे में जो सीमांचल है, जो पिछला चुनाव जो हुआ था, उसमें उसको 5 सीटें जो हैं 2020 में ओवैसी की पार्टी को मिली थी। और आज भी जो ज्यादातर मुसलमान है, वो अपनी एक राजनीतिक जमीन जो है वो खोज रहा है। राजनीतिक जमीन इस मायने में कि वो अपने नेतृत्व को आगे बढ़ा रहा है। इसीलिए जो यादव और मुस्लिम जो समीकरण है, वो कहीं ना कहीं उस पर डेंट लग रहा है। जी। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का बयान आया कल, जब बम्पर वोटिंग हुई करीब-करीब 65%, तो उन्होंने कहा कि इस बार हमें बीजेपी जो है 100 के करीब-करीब सीटों पर जीत हासिल करने वाली है, जो 121 सीटें हैं। एनडीए की बात कही थी उन्होंने, जो अभी प्रथम चरण में 121 सीटों पर चुनाव हुए हैं, उसमें करीब 100 सीट हम जीतने वाले हैं। क्या कहेंगे, 100 सीट 121 में एनडीए को मिल पाएगी क्या? देखिए महेश जी, अभी जो चुनाव पर कोई भी भविष्यवाणी करना ये खतरे से खाली नहीं है। जी, क्योंकि भविष्यवाणी करना एक तरह से, क्योंकि मतदाता का जो मन है उसको पढ़ पाना एक बड़ा मुश्किल है। क्योंकि आज मतदाता निश्चित रूप से जो बिहार का मतदाता है वो मुखर हुआ है। लेकिन अगर हम जमीनी हालात को देखें, सबसे पहला सवाल जो उभर कर आता है कि किसी में भी नीतीश कुमार का या उसके शासन का एक विरोध नहीं है। पहली बात जाती है। दूसरी बात यह जाती है कि जो एनडीए का जो एक जाति है, क्योंकि बिहार की जो राजनीति है वो पूरी जाति की गोलबंदी में बनी हुई है। लेकिन जो एनडीए का कॉम्बिनेशन है वो आप देखिएगा कि जीतन राम मांझी हैं, रामविलास पासवान की पार्टी लोजपा है, उपेंद्र कुशवाहा हैं और नीतीश कुमार हैं, जो कि अति पिछड़े का एक पूरा जो वर्ग है वो है। और उसमें फायदा जो है वो एनडीए को मिलता जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखेंगे, जो कांग्रेस का जो राहुल गांधी ने जो वोट चोरी का नैरेटिव जो घड़ा है, और आज भी वो अपनी चुनावी रैलियों में जिस तरह से वोट चोरी का एक मामला उठाते हैं, तो कहीं ना कहीं लगता है कि अब ये जो रणनीति है वो कहीं ना कहीं राहुल गांधी की सिरे चढ़ते हुई नहीं दिख रही है। और उसका सीधा जो फायदा, और मोदी का एक अपना ब्रांड है, तो ये जी, जो एक नीतीश और जो मोदी की जो जोड़ी है और फिर वो जातीय संतुलन है, वो कहीं ना कहीं से जो सम्राट चौधरी ने जो उप मुख्यमंत्री उन्होंने दावा किया है, वो उसको उसके पीछे कुछ एक आधार लगता जी। है। नरेश जी, हम यहाँ पे ये जानना चाहेंगे कि राहुल गांधी ने चुनाव मतलब मतदान से 1 दिन पहले इस तरह की बातें कही, वोट चोरी की बात कही, और उन्होंने जो सबूत पेश किए कि इस लड़की ने मतलब ब्राज़ील की लड़की का इसमें फ़ोटो लगा कर के और मतदान कराया गया। बाद में उन्होंने मतदाताओं ने खुद ही उनकी बात को गलत ठहरा दिया। तो इस तरह की बातें करना, क्या वोट चोरी की बात करना, क्या आपको लगता है कि उन्होंने पहले ही मान लिया है कि हमारी हार होने जा रही है बिहार में? देखिए जिस तरह की राजनीति लगातार की जा रही है, उसका सीधा सा अर्थ है कि किस तरह से एक जो वोट है, वोट बैंक जो है, उसको कहीं लिया जाए। क्योंकि जो मतदाता शुद्धिकरण का जो ये जो मसला है, ये इससे पहले भी होता एसआईआर। आया है। और वोट चोरी का मामला मसला जो है वो एक व्यवस्था से जुड़ा हुआ है। हालांकि इसको एक राजनीतिक
मंच से जो उठाया जा रहा है उसके दो ही तरह के संकेत हो सकते हैं। या तो कि आप पूरी तरह से उस व्यवस्था में कहीं ना कहीं अगर खामियां हैं उसको दूर करने के क्या उपाय हो सकते हैं, क्या उस पर काम किया जा सकता है, या फिर एक नैरेटिव घड़ना, क्योंकि अब चुनाव में एक नैरेटिव बिगड़ा जाता है, वो फेक नैरेटिव है या सही नैरेटिव है, क्योंकि ये भी सोशल मीडिया पर या अपने भाषणों से किस तरह से अपने मतदाताओं को लुभाना है ये कोशिश हो सकती है। और सीधा क्योंकि मतदान से एक दिन पहले ही राहुल गांधी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें वोट चोरी की बात कही है, लेकिन कहीं ना कहीं ये सीधा सा जो सवाल है वो हमारी एक पूरे जो लोकतंत्र है, हमारी जो चुनाव प्रणाली है उस पर एक सीधा सा सवाल है। जी नरेश जी, आप देखते हैं कि जब जीत है कर्नाटका में, हिमाचल प्रदेश में, तब तो उनको ईवीएम और वोट चोरी जैसा कोई मामला नहीं दिखता। उस समय तो वोट चोरी की बात नहीं थी, लेकिन ईवीएम में गड़बड़ी का उन्होंने आरोप लगाया था। तब तो वो मजे से शासन करते हैं और मान लेते हैं कि सब कुछ अच्छा हुआ। लेकिन जहां पर हारने की संभावना होती है, आशंका होती है, वहां पर वोट चोरी, ईवीएम और चुनाव आयोग पर ठिकरा फोड़ देते हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए, ये एक किसी भी राजनीतिक दल को इसकी तो जांच लगातार सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने इस पूरे फैसले को लेकर, एसआईआर के मसले को लेकर जो दिशा निर्देश दिए थे, चुनाव आयोग है वो तो एक पूरी तरह से जांच का विषय है। लेकिन कहीं ना कहीं अब ये लगता है कि वोट चोरी का जो ये मसला है अब ये एक पूरी तरह से नैरेटिव बन गया है। क्या मतदाता सूचियों में पहले से गड़बड़ी नहीं होती थी? अगर हैं तो उनको सुधारा जाए, ये एक अलग तरह का है। लेकिन भाषणों में जिस तरह का एक नैरेटिव घड़ा जा रहा है वो यही है कि अपने मतदाताओं को लामबंद करने की एक कोशिश है। जी नरेश जी, 68 लाख वोटर जो हैं वहां पर हटा दिए गए। वो गलत तरीके से, अवैध तरीके से वोटर लिस्ट में उनके नाम थे, और 21 लाख मतदाता नए जोड़े गए। क्या ये जो बम्पर जो वोटिंग हुई, मतदान हुआ बिहार में, उसका एक कारण ये भी है? देखिए, निश्चित रूप से जो बम्पर वोटिंग है उसके पीछे कई जो बातें हैं वो कही जा रही है कि जिस तरह से जो हम जैसा जानते हैं कि जो बिहार का जो मतदाता है वो देश के विभिन्न हिस्सों में जो रहता है, और अब क्योंकि जो छठ का पर्व था उसके लिए वो बिहार में जिस गर्मजोशी के साथ और जिस चेतना, आध्यात्मिक चेतना के साथ छठ पर्व मनाया गया है, तो ज्यादातर जो मतदाता है वो बिहार में रुका है, उसने मतदान किया है। और जो नए मतदाता जोड़े गए हैं उससे भी एक तरह से जो है उत्साह हुआ है। और कई राज्य सरकारों ने तो, जिस तरह से हरियाणा सरकार ने तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने ये बात कही है कि उन्होंने कई ट्रेनों के माध्यम से और बसों के माध्यम से जो बिहार का जो प्रवासी बिहारी है उनको भेजा है कि वो जाकर मतदान करें। तो ये एक तरह से, जिस तरह से चुनाव आयोग की कोशिश है और राजनीतिक दलों की कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा जो है वो अपने मताधिकार का प्रयोग करे, शायद उसका एक वजह है कि एक नई चेतना जो है वो आई है। जी नरेश जी, पिछले जो चुनाव हुए थे तो सबसे बड़ी पार्टी बनकर भले ही एनडीए की सरकार बनी, लेकिन सबसे ज्यादा सीटें, 75 सीटें मिली थी आरजेडी को, लालू प्रसाद यादव की जो पार्टी है, तेजस्वी यादव की जो पार्टी है। 75 सीटें मिली थी। भाजपा को 74 सीटें मिली थी, और नीतीश को बहुत कम सीटें मिली थी, 43 सीटें मिली थी। क्या इस बार बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनेगी बिहार में, या फिर से लालू यादव की पार्टी नंबर 1 पे रहेगी? देखिए, ये एक बड़ा सवाल है, लेकिन जिस मजबूती के साथ भाजपा ने और अपने सहयोगी दलों के साथ जो टिकटों का बंटवारा किया है और कहीं ना कहीं से एक तरह से सामंजस्य बिठाने की कोशिश की है, उसका एक संदेश सीधा जाता है। क्योंकि आपने देखा कि जिस तरह से इंडिया गठबंधन के जो सहयोगी दल हैं वो उनके टिकटों को लेकर भी काफी आपस में रहा है। और ये बात तो बिल्कुल साफ है कि जो कांग्रेस है वो बिहार में हाशिए में, हालांकि उसका जो भी
बिहार में कांग्रेस जो है वो एक आरजेडी के साथ ही चलती है, उसकी पीछे चलने सरेंडर वाली कर दिए। पार्टी है। तो ये कहा जा सकता है कि एक देखिए बड़ी चुनौती है, क्योंकि जिस तरह से ये जो चुनाव है वो तेजस्वी यादव के इर्द गिर्द है। क्या बिहार की जनता तेजस्वी पर भरोसा करेगी? दूसरा बड़ा सवाल ये है कि जो जंगल राज की जो बात लगातार कही जा रही है, और ये नैरेटिव बिहार में एक बहुत बड़ा कानून व्यवस्था जी का है, नरेश क्योंकि जी, मैं आप यहाँ पे एक बात का वो रोकना चाहूंगा कि जंगल राज जो तेजस्वी जो लालू प्रसाद यादव के जो शासन काल है उसमें जंगल राज की बात की जाती है। जंगल राज जैसा था भी काफी कुछ, मैंने खुद भी, मैं बिहार का हूँ तो मुझे पता है। तो अभी जो तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हम यहाँ से अपराधियों को खत्म करेंगे, अपराध को खत्म करेंगे और सुशासन लाएंगे, तो क्या जनता उस पे, जो मतदाता है उस पे भरोसा करेंगे? देखिए ये एक ऐसा सवाल है कि देखिए बिहार की जो राजनीति है, आप बिहार से ताल्लुक रखते हैं, और बिहार का जो राजनीति है वो बाहुबली, जिनको हम उसके लिए जानी जाती है, जाति में जानी जाती है। और हमने भी जो बिहार का दौरा किया है उसमें आप ये देखेंगे कि जो मुखर होकर जो एक वर्ग है वो अपने अपने नेता को करता है। इसमें कोई दो राय नहीं कि आरजेडी बिहार में एक ताकत है, और वो जिस तरह से अपनी बात को लेकर कहती है, लेकिन उसके साथ जो एक टैग लगा हुआ है कानून व्यवस्था का, वो पीछे हट नहीं रहा है, और उसका नुकसान जो है वो लगातार हो रहा है। और जिस तरह से चारा घोटाले में लालू प्रसाद यादव को जेल हुई है, वही मामला जो है तेजस्वी पर भी लग रहा है। ये भी एक बड़ा सवाल है। तो फैक्टर है, ऐसे में बिल्कुल। तेजस्वी किस तरह से भरोसा दे पाएंगे, ये एक बड़ा एक चुनौती है पार्टी के लिए। नरेश जी, एक बात ये भी है कि ओपिनियन पोल भी जो है अभी तक के, उसने एकदम खुल कर के वो कहा है कि एनडीए की सरकार यहाँ पे आनी है और भाजपा को 153 से 167-64 सीट तक मिल प्राप्त हो सकती है। क्या लगता है, ओपिनियन पोल पे भरोसा करना चाहिए? महेश जी, अभी तक जो जितने भी ओपिनियन पोल है उस पर भरोसा करना बड़ा मुश्किल है। जो जनता की आवाज है, सबसे बात अगर हम देखा जाएगा, ये तो तय है कि इस बार का जो मतदाता है, बिहार का मतदाता है, वो निरंतरता की तरफ मतदान कर रहा है। लेकिन कितना कर रहा है, क्योंकि जिस तरह की राजनीति को लेकर हो रहा है कि बिहार में अगर आप देखेंगे जाति जाति से लड़ रही है, भले ही उसका दूसरे दलों से वो चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन क्योंकि जो जिस तरह से उम्मीदवारों को उतारा गया है उसमें जातीय समीकरण को भी बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से रखा गया है। ये जो पूरा जो चुनाव हो रहा है वो एक तरह से विकास के मुद्दे पर, नए बिहार के विकास के मुद्दे पर यह चुनाव लड़ा जा रहा है। एक सवाल ये भी है कि कहा जा रहा है, नीतीश कुमार को भी शायद शक पैदा हुआ होगा कि महाराष्ट्र मॉडल बिहार में लागू हो सकता है। अब चुनाव होने के बाद जो परिणाम आएंगे, अगर भाजपा को काफ़ी अच्छी सीटें मिलती है तो जिस तरह से महाराष्ट्र में शिंदे साहब को हटा करके और बीजेपी के देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बना दिया गया, उसी तरह से कुछ वैसा बिहार में हो सकता है। क्या आप लगता है देखते हैं, आपको कि क्या लगता है कि ऐसा कुछ हो सकता है, या फिर नीतीश कुमार ही इस टर्म में भी रहेंगे बिहार के मुख्यमंत्री एनडीए के? देखिए बिहार के बारे में कहा जाता है कि वो राजनीति की जन्मस्थली है, वहां से क्रांति जो है वो हुई है, जितने भी बड़े बदलाव हुए हैं। लेकिन देश की राजनीति में अक्सर ये कहा जाता है, जो राजनीतिक दल कहते हैं कि देश के जो मतदाता है इनको समझाया नहीं जाता है, इनको बहकाया जाता है। तो ये जो बहकाने की बात है, देखिए बिल्कुल साफ तौर पर है कि नीतीश कुमार की छवि को भाजपा इस समय इग्नोर नहीं कर सकती है। बिल्कुल। क्योंकि जो नीतीश कुमार ने 20 साल में जो अपनी एक इमेज घड़ी है, लोक कल्याणकारी जो योजनाएं हैं वो शुरू की है, वो भाजपा उसको इग्नोर नहीं करेगी। और नीतीश की इमेज और मोदी की ब्रांड दोनों मिलकर ही एनडीए को
जीत की तरफ प्रशस्त करेंगी। लेकिन ये नैरेटिव है, और आपने देखा भी होगा जितने भी पत्रकारों ने इंटरव्यू लगातार कोशिश की है, हम लोगों को, जो पत्रकार हम लोग जब बात करते हैं तो पहला सवाल सीधा यही पूछा जाता है कि आप किस नैरेटिव के तहत बात कर रहे हैं, किस एजेंडे की। यानी कि जो विश्वसनीयता है वो कहीं ना कहीं दरक रही है। जी। नरेश जी, प्रशांत किशोर भी इस बार बड़ा फैक्टर हैं। काफ़ी 100 करीब-करीब 34 सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं। 234 सीटों पर 243 वहाँ का कुल सीटें हैं। तो आपको लगता है कि उससे क्या प्रभावित होगा? क्या चुनाव प्रक्रिया या किसी कौन-सी पार्टी को सबसे ज़्यादा नुकसान होगा? देखिए, ये देखना होगा, लेकिन एक ये बिल्कुल सच्चाई है बिहार में कि प्रशांत किशोर ने जो एक चेतना, एक जो जन जागरण किया है राजनीति में, और खासकर उनका जो एक मुद्दा है कि बिहार से पलायन रुके, इसको लोगों ने उस पर उसको हाथों हाथ लिया है। और हमने कहीं देखा है कि प्रशांत किशोर वोट कितने ले पाएंगे ये देखने वाला है। लेकिन उसने एक चर्चा जो है वो राजनीति में अपनी बनाई है। लेकिन प्रशांत किशोर को सबसे ज्यादा जो धक्का है, जो जनसुराज को लगा है, वो लगा है कि प्रशांत किशोर ने जो खुद चुनाव मैदान में वो नहीं आए हैं, इसका नुकसान हो सकता है। लेकिन अब वो किस पार्टी के कितने वोट काटेंगे ये देखना होगा, क्योंकि प्रशांत किशोर का अपना कोई एक वोट नहीं, वो एक नए बदलाव की बात कर रहे हैं। उसमें कितना वो मतदान वोट ले पाएंगे ये देखने वाली बात होगी। जी, नरेश जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। फिलहाल हम अटकलें लगा सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं, लेकिन फाइनल जो है डिसीजन 14 नवंबर को होगा। 11 तारीख को अभी दूसरे चरण का मतदान बाकी है, तो तब तक का हम बातें कर सकते हैं, लेकिन अंतिम फैसला तो 14 नवंबर को मतगणना के साथ ही होगा। तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद आपको। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए हिंदुस्तान पोस्ट। नमस्कार।